नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस्ताद अलादिया खां साहिब के बारे में। उस्ताद अलादिया खां साहिब जयपुर अतरौली घराने के मूर्धन्य और प्रसिद्ध गायक हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलादिया खां साहब के पूर्वज जो थे मूलतः अलीगढ़ के निकट अतरौली के रहने वाले थे और इसी वजह से उनके घराने को कभी कभी जयपुर अतरौली घराना कहा जाता है। अतरौली के बाद इनके पूर्वज जयपुर के निकट उनियारा नामक स्थान पर आकर बस गए और उसी के स्थान के नाम पर इनके घराने का नाम जयपुर घराना पड़ा। इनका जो घराना था वो मूलतः ध्रुपद की डागुर बानी का घराना कहा जाता है। इनके जो वंशज थे वो ध्रुपद की डागुर बानी गाया करते थे। अलादिया खां साहब के दादा जहूर खां साहिब, पिता अहमद खां, इनके चाचा जहांगीर खां और चचेरे भाई दौलत खां उच्च श्रेणी के संगीतज्ञ हुए हैं। इनके दादा जहूर खां जोधपुर के राजा मानसिंह के यहाँ मुलाजिम थे और पिता टोंक रियासत के दरबारी गायक थे। ऐसा कहा जाता है कि जहूर खां एक बार रात के समय जंगल से लौट रहे थे कोई प्रोग्राम करके, तो डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। जब डाकुओं को पता चला कि ये राजा मानसिंह के दरबारी गायक हैं तो उनसे गाने का आग्रह किया गया और उन्होंने वहाँ जंगल में ही अपना गायन आरंभ किया। वो डाकू इतना प्रसन्न हुए इनके गायन से कि अपना सारा जो लूटा हुआ धन था वो भी खां साहब को भेंट में दे दिया। अलादिया खां साहब जो है उनका जन्म उनियारा जिले में 1855 ईस्वी में हुआ। ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। अरबी और फारसी भाषाओं का इन्होंने अभ्यास बचपन में ही पूर्ण कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया, इनके पिता अहमद खां टोंक नरेश के दरबारी गायक थे। अलादिया खां साहब जब 14-15 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद इनके 3 छोटे भाई और कुटुंब का जो कहा जाए पालन पोषण का भार जो था, जिम्मेदारी जो थी, इन पर आ गई। इन्होंने अपने पिता के रहते उनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की और इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने चाचा जहांगीर खां साहिब से संगीत शिक्षा प्राप्त की। 4 से 5 वर्ष तक ध्रुपद धमार का अभ्यास करने के बाद इन्होंने ख्याल गायन का अभ्यास आरंभ किया। ये अधिकतर जयपुर में ही रहे और जयपुर घराने में जयपुर में रहकर इन्हें कई सिद्धहस्त और बड़े बड़े कलाकारों का सहवास प्राप्त हुआ और उनसे इन्होंने ज्ञान अर्जन और अनुभव प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर में ग्वालियर घराने के संस्थापक बड़े मोहम्मद खां साहब के पुत्र मुबारक अली खां जो थे वो उस वक्त जयपुर में थे और उनकी गायकी जो था उसका प्रभाव अलादिया खां साहब पर बहुत ज़्यादा था। वे उनसे संगीत शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते थे, किंतु पारिवारिक विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। इस विरोध का कारण ये था कि अलादिया खां साहब का जो घराना था वो मूलतः ध्रुपद गायकी का घराना था और मुबारक अली जो थे वो ख्याल गायन के गायकी किया करते थे। चूँकि पुराने समय में ध्रुपद को महत्ता ज़्यादा प्राप्त थी, उच्च कोटि प्राप्त थी और ख्याल गायन को उतना उच्च कोटि का नहीं समझा जाता था, तो इसलिए इनके परिवार वालों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुबारक अली खां साहब के जो संगीत शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे ये उनसे इजाज़त नहीं दी उनको। इसके बाद अलादिया खां साहब जो थे उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का, चूँकि वो उनकी गायकी से बहुत प्रभावित थे और वो खुद अपने शब्दों में कहा करते थे, जैसा कि उन्होंने बताया है कई महफिलों में और इंटरव्यूज़ में, कि मेरी गायकी में जो जटिलता मिलती है उसका कारण मुबारक अली खां साहब की गायन शैली है। उनकी गायन शैली को याद करके ही मैं गाने की कोशिश करता हूँ और इस जटिलता का कारण वही है। तो चूँकि घर वालों ने उनसे सीखने की इजाज़त नहीं दी तो ये उनके साथ बैठकर और उनका गाना सुनकर उनसे सीखा करते थे।
कहा जाए कि उनकी गायकी का इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अलादिया खां साहब की जो गायकी थी वो लखनऊ, ग्वालियर और जयपुर के कव्वाल बच्चा घरानों की गायकी थी। देखिए, जयपुर घराने से स्वयं बिलोंग करते थे। ग्वालियर गायकी इन्होंने सीखी मुबारक अली खां साहब से, और ग्वालियर चूँकि लखनऊ से निकला तो लखनऊ की गायकी का प्रभाव भी इनकी गायकी में देखने को मिलता था। अब इसके बाद मुबारक अली खां साहब से इन्होंने काफ़ी समय तक कहा जाए कि सामीप्य प्राप्त किया, उनका गाना सुना, और अपने चाचा जहांगीर खां साहब से तो ये तालीम ले ही रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम जो एक शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो प्रथम गायन प्रस्तुत किया दरबार में, वो बहुत मकबूल हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसे, काफ़ी सराहा। और इसके बाद ये अपने भाइयों के साथ नेपाल चले गए, जहाँ इन्हें 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्ति प्राप्त हुई। ये कुछ समय नेपाल में रहे, पर नेपाल की आबोहवा इन्हें रास ना आई और ये पुनः राजस्थान लौट आए। राजस्थान लौटने के बाद ये यहाँ वहाँ रियासतों में घूम घूम कर नौकरी करते रहे। रियासतों में घूमते घूमते ये पहुँचे कोल्हापुर, और कोल्हापुर से पहले ये बड़ौदा भी गए थे, तो इन्होंने वहाँ पर भी अपना गायन प्रस्तुत किया था। बड़ौदा के बाद ये कोल्हापुर पहुँचे, जहाँ छत्रपति साहू महाराज ने इन्हें राजगायक बना दिया। राजगायक बनने के पश्चात, और ये जो बात है वो है 1895-96 के आसपास की। कोल्हापुर में बसने के बाद ये वहीं रहे अंत तक। बीच बीच में ये बम्बई आते जाते रहते थे। देखिए, एक समय ऐसा आया था जब अलादिया खां साहब की गायकी जो अभ्यास की वजह से उनकी आवाज़ ख़राब हो गई थी, या कहा जाए कि बैठ गई थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी उनकी आवाज़ पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौट पाई। जो उनकी ओरिजिनल आवाज़ थी वो नहीं वापस मिल पाई उन्हें। पर उसी बैठी हुई आवाज़ के साथ उन्होंने अपनी गायन शैली को एक नया रूप, नया सौंदर्य प्रदान किया, जो उनकी विशेषता बन गई, उनके गायन की विशेषता बन गई। ये उनकी बुद्धिमत्ता ही थी कि उन्होंने अपनी कमी को, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में और खूबी में बदल दिया। खां साहब अपने गायन में राग, लय और स्वरालाप पर बहुत ध्यान दिया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी तान या हरकत पर उन्हें वाहवाही मिलती थी तो कभी उसे दोहराते नहीं थे, उस चीज़ को वो दोबारा नहीं दोहराते थे, और अगर दोहराना पड़ भी जाए तो कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें अवश्य कर देते थे। और उनकी जो गायकी का कहा जाए एक विशेष पहलू ये था कि उनकी गायकी शुरू से लेकर आखिर तक प्रभावमयी और प्रभावशाली रहती थी। इनके घराने में अप्रचलित रागों का प्रचार अधिक था, और गायन में बोलतानें नहीं की जाती थी, और ताल की हर मात्रा पर स्वराघात के साथ आड़ी लय का बर्ताव किया जाता था। देखिए, ये जयपुर घराने की गायकी की विशेषताएं हैं, इनको ध्यान में रखिएगा कि ताल की हर मात्रा पर स्वराघात के साथ आड़ी लय का बर्ताव किया जाता था। विलंबित और गमक युक्त आलाप, वक्र ताने, एक ही सांस में एक से अधिक आवर्तन तक आलाप जारी, लय का बोल बनाव और नई बंदिशें, ये सब इनकी गायकी की विशेषताएं थी। और ये सारी विशेषताएं आगे चलकर जयपुर घराने की विशेषताएं भी बन गई। इनकी गायकी की परंपरा में प्रसिद्ध संगीतज्ञों में केसरबाई केरकर, मुगुबाई कोडीकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, निवृत्ति बुआ सरनाइक, इसके अलावा शंकर राव व्यास,
निवृत्ति हुआ सरनाईक हुई कि बताया है मैंने। गुलू भाई जसदनवाला और वामन राव सडोलीकर और भी बहुत सारे नाम। एक लंबी फहरिस्त है इनके शिष्यों की, शिष्य परंपरा की। ये कुछ एक नाम मैंने आपको बताए हैं। और आखिरी समय तक खां साहब कोल्हापुर में ही रहे। बीच बीच में बम्बई आए जाया करते थे। वहाँ पर उन्होंने भास्करराव बकले जी को संगीत शिक्षा प्रदान की। और अंत में 1946 में बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। खां साहब जैसी शख्सियत विरले ही पैदा होती है। इन्होंने अपनी गायकी को और अपने घराने को एक अलग नाम और प्रसिद्धि प्रदान की और इनके पश्चात इनकी गायकी ही इस घराने की पहचान बन गई। इनकी जो गायन शैली थी, विशेष गायन शैली, वही इस घराने की पहचान बन गई। इसके अलावा मैं 2-4 और नाम और आपको बताना चाहूँगी जयपुर घराने के प्रसिद्ध गायकों में। वर्तमान समय में अगर बात करें तो किशोरी अमोणकर जयपुर घराने की प्रसिद्ध गायिका रही हैं। इसके अलावा श्रुति सडोलीकर जो कि वामन राव जी की बेटी हैं, वो भी जयपुर घराने से संबंधित हैं। और भी अनेक विद्वत गायक इस घराने से संबंध रखते हैं। आरती अंकलीकर, इनका नाम आपने सुना ही होगा, वर्तमान में बहुत अच्छा नाम है इनका। तो ऐसे बहुत से गायक हुए हैं जो इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी संगीत साधना से इस घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।